बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 353 मुलाहिज़ा फरमाएं। थोड़ी देर बाद हम दरियाई सिंध के पुरहियत चौड़े पाट पर बनी पुलिया पर से गुजर रहे थे। दरिया पार करने के बाद अब हम तेज कदमों से उसके मुतवाज़ी ज़रा नशेब में बनी ऊंची नीची खारदार झाड़ियों में से गुजरने लगे। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। हमारे चहार सू पुरहियत सन्नाटा तारी था। लाला और कोडल खासे सख्त जान साबित हुए। वो काफी देर तक बगैर रुके चलते रहे। इसी दौरान में मेरे कदम जरा भी सुस्त पड़ते तो मेरे अकब में चलती हुई लाला मेरी पुश्त पर जोर से अपनी राइफल चुभोकर मुझे आगे को धकेलने लगती। मेरे साथ आसमान से गिरा खजूर में अटकने वाला मामला था जो कंदकोट और कश्मीर के सहराई इलाकों तक मुहित थी। मैंने अब तक खामोश हिकमत अमरी अपना रखी थी या फिर ऐसा करने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं भला उनसे क्या कह सकती थी। और ये बात खुद ये दोनों भी बखूबी जानते ही होंगे। मेरा उनके हाथों यरगमाल बनने का क्या मकसद हो सकता था। मेरे लिए अब ये ख्याल इस सुहाने रूह बना हुआ था कि क्या ये दोनों बदबख्त इसी तरह पैदल ही कंद कोट तक का सफर करने का इरादा रखते थे। भले ये पुरमुसाइब दुश्वार गुजार मंजिलों की मुसाफत मैं किस तरह तय कर सकती थी, मगर इसके साथ साथ मुझे ये परेशान कुन हैरानी भी हो रही थी कंद कोट और कश्मीर तक के दुश्वार गुजार सफर के रास्तों का भला कोडल और लाला को कैसे इल्म था, जबकि इन दोनों का ताल्लुक तो इसी धरती ही से नहीं था, क्योंकि ये दोनों वदेश धरती राजस्थान सहराई इलाकों के सांप थे। लेकिन शायद मकसद के उसूल की लगन जब इंसान के दिमाग में समाने लगती है तो अनजान से अनजान मंजिलों का रास्ता भी किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेता है। जरूर कोडल और लाला ने भी जब कंद कोट और कश्मीर के इलाकों के सफर की ठानी होगी तो उन्होंने किसी तरह मुकामी लोगों से पूछगछ भी की होगी। बिलाखिर एक मौके पर मैं थकन से चूर होकर गिर गई और खामते हुए बोली, मुझसे अब मजीद चला नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा सांस लेना चाहती हूँ। लाला कोडल रुककर दुरुस्त नजरों से मुझे घूरने लगे। क्या ख्याल है कोडल, जरा देर बैठकर थकान ना उतार ली जाए? अचानक लाला ने कोडल से पूछा। नहीं लाला, अभी हम अपने दोनों बदतरीन दुश्मनों के इलाकों में मौजूद हैं। हमें सुबह का उजाला फैलने से पहले पहले यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। क्या तुम भी थक गई हो? कोडल ने ये कहते हुए लाला के चेहरे की तरफ देखकर पूछा तो लाला बोली, नहीं, मैं जब तक उस पवित्र मूर्ति को ना पालूं मुझे चैन कहाँ मिलेगा। लेकिन ये कमबख्त कूंजा वो इतना कहकर रुकी तो कोडल ने अपने जबड़े भींचकर मुझे अपने पाँव की ठोकर मारते हुए कहा, चल रही उठ छोकरी, बहुत मगर कर लिया तूने। हम खूब जानते हैं तुझे, तू बड़ी सख्त छोकरी है। मगर तुम मुझे किधर ले जा रहे हो और मेरी तुम लोगों से आखिर क्या दुश्मनी है? मिलाकर मैंने अपने खुश कूंटों पर जबान फेरते हुए नहायत ही मुश्किल से कहा तो कोडल उबलती हुई आंखों से मुझे घूरते हुए काटदार लहजे में बोला, ज्यादा सियानी बिल्ली बनने की कोशिश मत कर। तू अच्छी तरह जानती है कि हम तुझे किधर ले जा रहे हैं। तुम लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम समझते हो कि मैं उस मूर्ति के मदफन से वाकिफ हूँ। मैंने बिलाकर जरा हिम्मत और जुरा से काम लेते हुए कहा, मेरी बात का यकीन करो, मैं उस मूर्ति के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है छोकरी। इस बार लाला ने घुर्राते हुए दुरुस्त लहजे में मुझसे कहा, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब खालकू दाड़ेल को अपने गद्दार साथी जानू माची की बगावत के बाद अपनी मौत सामने नजर आने लगी तो उसने तुझे मूर्ति के मदफन तक पहुंचने के इशारात समझा दिए थे। बल्कि यही नहीं, तुझे उस बुड्ढे डाकू ने चंद ऐसी निशानियां भी समझा दी थी जिनसे उस मदफन तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। मैं एक लम्हे के लिए लाला की बात सुनकर शशदर सी रह गई। ये कमबख्त तो वाकई किसी मनूस साए की तरह मेरे साथ चिपकी रही थी और इसे उन खुफिया बातों का भी इल्म था जो सिर्फ मेरे और खालकू चाचा के दरमियान हुई थी। मैं बहरहाल उसकी तुझी पेश करने से कासिर ही थी। तब मुझे शुबा जरूर हुआ कि लाला ने महज अपने क्यासात की बदौलत इस बात का अंदाजा लगाया था कि खालकू चाचा को मुझसे गैर मामूली शफकत, मोहब्बत और काबिल भरोसा होने की वजह से उसने मुझे राकास मूर्ति के मदफन के बारे में बता दिया था। फिर ये बात 100% दुरुस्त भी थी। मैं लाला की जहानत पर एक लम्हे को अशश कर उठी। तब मैंने मौका महल और हालात के मुताबिक दराओ गोई से काम लेते हुए कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त सही, मगर ये भी तो सोच के कहने और सुनने में बहुत फर्क होता है। इस बात को तो अब काफी अरसा गुजर चुका है। मैं खुद अब तक मुसीबतों और कड़े हालात का अब तक शिकार चली आ रही हूँ। उस मूर्ति तक वो तमाम निशानियां और इशारात मेरे दिलो दिमाग से अब तक महव हो चुके हैं। और वैसे भी मुझे कभी भी उस मूर्ति से जरा भी दिलचस्पी नहीं रही। कोडल ने मेरी तमाम बातें बगौर सुनने के बाद बारीखेज जमकारी भरी और सनसनाती नजरों से मेरे चेहरे को घूरते हुए इस सहजाइया मुस्कुराहट के साथ बोला, कूंजा, तू इतनी बोली नहीं है जितनी नजर आती है। तेरे दिलो दिमाग पर उस बुड्ढे डाकू की एक एक बात नक्श हो चुकी है, जैसे पत्थर पर लकीर। चलो तुम्हारी बात में अगर जरा देर को माने भी लेती हूँ तो ठीक है। फिर मूर्ति से मुतल्लिक मुझे खालकू चाचा ने जो निशानियां और इशारे समझाए हैं वो मैं तुम दोनों को भी बता देती हूँ। फिर मुझे इतनी दूर ख्वार करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों बासानी अकेले भी उस मूर्ति की मदफन तक पहुंच सकती हो।
मैंने एक बार फिर उन दोनों को चक्कर देने की कोशिश करते हुए कहा तो लाला जहरीले लहजे में मेरे चेहरे को घूरते हुए बोली, तू क्या समझती है हम तेरी बातों में आकर और तुझे आजाद करके अपनी मुहिम पर रवाना हो जाएंगे? तू हमसे झूठ भी तो बोल सकती है, क्योंकि तू कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो कीमती और पवित्र मूर्ति हमारे हाथ लगे। इसलिए उस बुढ़े डाकू ने अपनी जिंदगी में जो वसीयत सिर्फ और सिर्फ तुझसे की है, तू उसे जरूर पूरा करेगी, समझी? चल अब उठ, हमारा वक्त बर्बाद ना कर। मकार लाला की फितानत ने मुझे लाजवाब करके रख दिया। उसकी कियासात लगाने की कुव्वत बड़ी तेज और बिल्कुल दुरुस्त समत काम कर रही थी। नाचार मैंने बंधे हुए हाथों के बावजूद खड़े होने की कोशिश की तो लाला ने मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया और आगे की तरफ देखा। हम तीनों एक बार फिर तारीकी में आगे बढ़ने लगे। हमारे इर्द गिर्द फैली हुई छिद्री झाड़ियों का सिलसिला अब मौकूफ हो चुका था और अब दूर तक बंजर और तारीक मैदान के सिवा कुछ न था, जबकि लाला और कोडल की कोशिश यही थी कि वो जल्द से जल्द ये मैदान अबूर कर लें। मेरा दिमाग ये सोच सोच कर दुखने लगा कि ये दोनों मरदूद कंद कोट और कश्मीर तक का तवील और दुश्वार गुजार सफर आखिर कब तक ऐसे ही पैदल तय करते रहेंगे। मेरे दिन में ये भी ख्याल बिजली की तरह कूदा हमारा बल्कि मेरा मंजिल से सरे दस्त दूर रहना ही बेहतर था, क्योंकि इस तवील मुसाफत में मुझे किसी वक्त भी इनके चुंगल से निकल भागने का मौका मिल सकता था। तब ये कटल हकीकत थी कि मैं किसी सूरत इन सांपों के जोड़े को वो मूर्ति हासिल नहीं करने देना चाहती थी। बकौल खालकू चाचा के वो मूर्ति हमारे देश हमारी धरती की अमानत थी, जो एक बेशकीमत और सकाफती विरसा की शामिल थी। यूं तो मैंने पहले ही से अपने दिल में ये अज़म समीम कर रखा था कि अगर बदकिस्मती से हम कंद कोट और कश्मीर के इलाके में पहुंच भी जाते तो तब भी लाला और कोडल को उस मूर्ति के मदफन का सुराग नहीं दूंगी। मैं अब थकन के मारे बेहाल थी। पुश्त पर बंधे होने की वजह से थकन का एहसास और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। हम मुसलसल और बगैर रुके आगे बढ़ते रहे। मेरे रास्ते में चलते चलते लाला से ये गुजारिश की थी कि वो कम अज कम मेरे हाथ जकड़ बंदों से आजाद कर दे ताकि मुझे चलने में भी आसानी हो, थकन का एहसास भी कम से कम हो। कोडल क्या ख्याल है? इसकी ये बात मान लेनी चाहिए, इसमें हमारा भी फायदा है। इस तरह ये चलने के दौरान मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती। उसकी बात पर कोडल ने धीरे से अपना सर इस बात में हिलाया तो लाला ने मेरे दोनों हाथ पुश्त की जानिब से खोल दिए और फिर सामने के रुख पर उन्हें दोबारा मजबूती से बांध दिया। मेरे लिए इन मरदूदों की इतनी करम नवाजी भी सरे दस्त बहुत थी। अब देखना ये था कि ये दोनों अपनी पेट पूजा के लिए क्या करते हैं। फिर जल्दी लाला ने कोडल से कहा, कोडल कुछ खाने पीने का बंदोबस्त होना चाहिए। मेरा ख्याल है पानी की प्यास तो हम दरिया से बुझा सकते हैं और खाने के लिए तो सुबह से पहले बंदोबस्त होना मुश्किल ही नजर आ रहा है। कोडल ने कहा, चलो पानी की प्यास तो बुझा ही लेनी चाहिए, फिर खाने के लिए भी कुछ सोच लेंगे। लाला ने कहा और फिर हम तीनों उठकर दरिया के किनारे आ गए। सबसे पहले लाला और कोडल ने पानी पिया, उसके बाद लाला ने मेरे दोनों हाथ खोल दिए तो मैंने भी खूब शेर होकर पानी पिया। सिंधु दरिया का पानी बहुत मीठा और ठंडा था। पानी पी लेने के बाद लाला ने दोबारा मेरे हाथ मजबूती से बांध दिए। हम तीनों दरियाई सिंध के तारीक रेतले कराड़े पर मौजूद थे। रात गालबन अपने पिछले पहर में दाखिल हो चुकी थी। आसमान शफाफ और रोशन था। मदम सी चांदनी ने चार सू अजीब तरह का तलीसम बखेरा हुआ था। कोडल ने दरिया के ऊंचे रेतीले कराड़े पर खड़े होकर गिरदोपेश का चंद सानिये गहरा जायजा लेने के बाद कहा, लाला मुझे जरा दूर सामने सब्जियों के खेत नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें जरा आगे बढ़ना चाहिए ताकि सब्जी के खेतों से कुछ तरकारी ही तोड़कर पेट की पूजा कर सके। उसकी तजवीज पर लाला ने अपना सर इस बात में हिला दिया। हम अब कराड़े से नशेब में उतरने लगे। मुझे तो भूख नहीं बल्कि पानी भी मैंने खल्क और ऊंटों की खुश्की दूर करने की वजह से पिया था। पानी पीने के बाद हम दोबारा अपने पहले वाले मुकाम पर आ गए और दरख्तों के घने झुंड तले तारीकी में बैठ गए। लाला तू यहाँ जरा होशियारी से बैठना, मैं जरा खेतों से कुछ तरकारी तोड़ लाऊं, कोडल ने कहा और फिर एक तरफ अंधेरे में गायब हो गया। ऐसे मौके पर मैं बड़ी हसरत से सोचने लगी कि काश मेरे दोनों हाथ आजाद होते तो मैं लाला से निमटने के लिए कोई ना कोई सूरत निकाल ही लेती। हमारे गिरदोपेश सन्नाटा छाया हुआ था। कोडल को दूर सब्जी के खेतों की तरफ गए काफी देर हो चुकी थी। अचानक हमें दूर कहीं बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने देखा लाला बेचैन और फिक्रमंद नजर आने लगी। मेरी तरह शायद उसने भी ये अंदाजा लगा लिया था कि कोडल का सब्जी के खेतों में पहरेदार कुत्तों से वास्ता पड़ गया था। फिर अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। लाला की परेशानी भी बढ़ने लगी। लगता है कोडल को कुत्तों ने घेर लिया है। मैंने किसी ख्याल के तहत मुबम लहजे में लाला से कहा, मगर वो अपनी जगह से हिली तक ना थी। फिर खासी देर बाद कोडल खामता हुआ आता दिखाई दिया। लाला यकदम चौकन्ना सी होगी। फिर कोडल के करीब आने पर लाला ने कदरे परेशानी से कहा, क्या हुआ कोडल, क्या कुत्ते पीछे लग गए थे? हाँ कमबख्त जाने किधर छुपे बैठे थे, कुछ ला भी ना सका तोड़कर, कोडल ने थके थके से हाँफते हुए लहजे में कहा और फिर वहीं निडाल सा होकर गिर गया। किसी कुत्ते ने काटा तो नहीं? लाला ने फिक्रमंदी से कहा, नहीं, एक तो मेरे ऊपर चढ़ाया था, मैंने गोली चलाई तो उसका कचूमर बन गया, बाकी भी भाग गए, मैं भी भाग लिया, कोडल ने जवाबन बताया। तो लाला बोली,
मेरा ख्याल है हमें फिर निकल लेना चाहिए, कहीं गोट के लोग ना जाग पड़े और भागे भागे इधर ना आ जाएं। कोडल ने उसकी बात पर इस बात में सर हिलाया। चल रही उठ, अब तो तेरे हाथ भी आगे को बांध दिए हैं, तेज से चल जरा। लाला ने खड़े होते हुए मेरी कमर पर अपनी राइफल की नाल चुभोकर दुरुस्त लहजे में कहा। नाचार मैं बमुश्किल उठकर खड़ी हो गई। हम तीनों एक बार फिर खुदरू झाड़ झंकार से भरे पूरे कच्चे और तारीख रास्ते पर चलने लगे। मजगूरा मुकाम से काफी दूर जाने के बाद मैंने लाला से रफा हाजत की दरख्वास्त की। शुक्र था कि उन्होंने मेरी ये दरख्वास्त रोकी ना। तुम बेशक मेरे सर पर खड़ी रहो, लेकिन मेरे खास जरा देर को खोल दो। लाला शायद जल्दी जल्दी ये सब निपटाना चाहती थी, इसलिए उसने किसी बहस में पड़े बगैर मेरे दोनों हाथों को जकड़ बंद से खोल दिया और मेरे सर पर राइफल की नाल तान कर चौकन्ना सी खड़ी हो गई। फारिग होने के बाद मैंने कनखियों से लाला की तरफ देखा। वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी। फिर जैसे उसने अपनी राइफल एक तरफ जाड़ियों में रखकर मेरे दोनों हाथ रस्सी से बांधना शुरू किया, तो मैंने बिजली की सी फुर्ती के साथ पूरी कुव्वत से एक मुक्का उसकी नाक पर चढ़ दिया। लाला के लिए मेरा ये हमला कतई गैर मुतवक्के था और अचानक था। उसके हल्की सी करामेल सी चीख खारिज हो गई और उसका दिमाग झुंझुना सा गया। और फिर जब तक वो संभलती, मैंने एक तरफ तारीकी में दौड़ लगा दी। घटाटोप अंधेरी कदे आदम झाड़ियां ऐसे नाजुक वक्त में मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो रही थी। मैं बेतहाशा उनसे उलझती हुई दौड़े चली जा रही थी। फिर दफातन मुझे अकब में गोली चलने की गूंज सुनाई दी, मगर मैं ना रुकी। अलबत्ता उसी लम्हे मुझे जरा दूर से आवारा या पहरेदार खेती कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुत्तों के भौंकने की आवाजों ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। लाला और कोडल से ज्यादा मुझे कुत्तों की तरफ से तशवीश होने लगी थी, क्योंकि अगर कुत्तों का ये खूनख्वार और बदमश खोल मेरे पीछे पड़ जाता तो मुझे उनसे अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती और मेरे लाला और कोडल के खूनी हाथों दर लिए जाने का भी कभी अंदेशा था। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कूदा और मैंने एक करीबी दरख्त की तरफ अपना रुख मोड़ा और फिर जंगली बिल्ली की सी फुर्ती के साथ दरख्तों पर चढ़ गई। वो पॉपुलर का बुलंद मगर खासा झूमदार और घना दरख्त था। मैंने खुद को उसकी घनी शाखों में छुपा लिया और दम साधे दुबक कर बैठ गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कुत्तों की भौंकने की आवाज अब करीब आती जा रही थी। अचानक मैंने एक तरफ झाड़ियों से दो हिवलों को उभरते देखा। ये दोनों लाला और कोडल थे, जो शिकारी कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघते फिर रहे थे। वो दोनों ऐन मेरे नीचे खड़े गिरदोपेश का जायजा ले रहे थे। उन दोनों रदीलों को अपने करीब पाकर मैंने अपनी सांस तक रोक ली थी, कहीं मेरी सांसों की बाज़गश्त भी उन्हें ना चौंका दे। उसके साथ ही मुझे ये भी धड़का लगा हुआ था कि कहीं उन्हें मेरी ऊपर दरख्त पर मौजूदगी का एहसास ना हो जाए। वो दोनों चंद सानिये दरख्त के ऐन नीचे खड़े रहे, फिर दोनों अलग समतों की तरफ बढ़ गए। मैं भी दरख्त से नीचे नहीं उतरना चाहती थी, बल्कि मेरा इरादा तो अब दिन की रोशनी ही में नीचे उतरने का था। चुनाचे अब मैं दम साधे सुबह की मुंतजिर थी। चार इसरार भरे तारीख सन्नाटे में मुझे गैर मरी पुरिसरार नजरों से घूरते हुए महसूस हो रहे थे। माहौल में आसेब ज़दा सा सकूत तारी था। काफी वक्त गुजरने के बाद खुदा खुदा करके चिड़ियों की चहचहाट सी गूंजने लगी। मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा, जहाँ अब मुलगजा सा सफेदा शहर नमूदार हो चला था और होते होते बिलाकर सुबह काज़िब के बाद दिन का अजियारा अंधियारों को निकलने लगा। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ों में अब कौओं की काई काई की करी आवाज मदगम होने लगी थी। अब दिन का उजाला अच्छी तरह फैल चुका था और दूर कहीं मशरक की समत गुल गूं उफक से उमड़ने वाली सूरज की सुनहरी किरणें जंगल झाड़ियों और दरख्तों के छिदरे रोजनों से नमूदार होने लगी। मैं भी किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि लाला और कोडल अब शायद मेरी तलाश में भटक कर काफी आगे निकल चुके थे। दिन की रोशनी का भी अजीब सहर होता है, खुद ब खुद दिल निडर सा होने लगता है। जरा देर बाद सुनहरी धूप की रूह पहली किरणें जब कुंदनी खोने लगे तो मैंने अपने नीचे उतरने का इरादा किया और अल्लाह का नाम लेकर ज़ेरे रब कलमा पड़ा और एहतियात के साथ दरख्त से नीचे उतर आई। कई घंटों तक दरख्त पर सुखड़े सिमटे बैठे रहने की वजह से मेरा पूरा वजूद अकड़ सा गया था। दरख्त से उतरने के बाद मैं चंद सानिये गिरदोपेश का बगौर जायजा लेने लगी और फिर एक मोहतात अंदाजे के तहत फूटा खान और बलख शेर के गोट की समत का तयन करके कदम आगे बढ़ा दिए। मैं भी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक मुझे सामने जरा दूर कुछ लोगों की झलक दिखाई दी। मैं ठिठक कर रुकी और फौरन एक दरख्त की आड़ में होगी और बगौर उन्हें घूरने लगी। वो तादाद में 5-6 के करीब थे और मुसल्ला भी थे। अचानक मेरे दिमाग में खदशा उभरा, कहीं ये मरदूद गोहराम के आदमी तो नहीं जो मेरी तलाश में निकले थे। ये ख्याल आते ही मैंने आगे बढ़ने का इरादा तर्क किया और जुरात और हिम्मत से काम लेते हुए मैंने आगे बढ़ने का इरादा तर्क किया और बिजली किसी तेजी के साथ अकब की झाड़ियों की तरफ बढ़ी और बेतहाशा दौड़ती चली गई। मैं अब दरख्त पर चढ़कर छुपने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि यहाँ से पहले खासी दूर निकल जाऊं। जब मैं खासी दूर तक दौड़ते दौड़ते हाँफने लगी तो मैंने एक जगह रुककर जरा देर अपनी फूली हुई सांसें दुरुस्त की और फिर गाहे बगाहे अकब में देखती हुई आगे बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने दाईं जानिब रुख किया और खेतों की तरफ निकल आई।
खेतों में मुझे चंद देहाती औरतें और लड़कियां काम करती हुई नजर आईं। उन्होंने एक सरसरी नजर मुझ पर डाली और फिर अपने काम में मशगूल हो गई। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं किसी दूर परे के एक मुख्तसर से कच्चे और छप्पर नुमा घरों पर मुश्तमिल गोट की तरफ निकल आई थी। यूं तो अब मैं दूर खतरा से दो चार थी। कोई बात ना था कि लाला और कोडल भी इसी इलाके में मेरी तलाश जारी रखे हुए हों। दूसरे ये कि गोराम भी अपने चंद मुसल्ला साथियों के साथ मेरी तलाश में सरगर्दा था। मगर मैंने भी दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था कि मैं किसी भी जगह एक पल भी रुके बगैर मंजिल की तरफ बढ़ती रहूंगी और फिर भूटा खान या बलक शेर के गोट पहुंच कर ही दम लूंगी। वैसे भूटा खान के गोट की बनिस्बतन बलक शेर का घर निस्बतन पहले पड़ता था, इसलिए मेरा इरादा सबसे पहले बलक शेर के घर पहुंचने ही का था, क्योंकि मुझे सबसे पहले उस मरदूद गोहराम और उसके रजील खवारियों ने वहीं से अगवा किया था। मैं खेतों के दरमियान रास्तों की मुंडीर पर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। खेतों के बाई जानिब गारे मिट्टी से लिपे छप्पर नुमा झोंपड़े से घरों की बेतरतीब कितारें नजर आ रही थी। अचानक एक पाटदार सी नुस्वानी आवाज मेरी समात में गूंजी। री छोकरी जरा ठहर तू। मैंने ठिठक कर आवाज की सम देखा। मेरी बाई जानिब लूसन के खेत में चंद कदमों के फासले पर एक मोटी सी पक्की उम्र की औरत खड़ी थी। उसके करीब चारे का कटाई किया हुआ एक बड़ा सा गट्ठर पड़ा हुआ था। एक पानी से भरा हुआ मटका भी था। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो पाकर उस औरत ने मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कुछ सोचकर मैं उसकी तरफ बढ़ी और बागौर उसे देखते हुए बोली, क्या बात है मासी? डी छोकरी जरा मेरी मदद तो कर दे, ये चारा मेरे सर पर रखवा दे और ये पानी का घड़ा तू उठा दे। 2 कदम पर मेरी झोंपड़ी है, वहां तक जरा छोड़ दे। उसने अजीब से खराट भरे लहजे में कहा, मगर ये लहजा आम से बड़े बूढ़ों वाला था जो अपने से कम उम्र लोगों के साथ रवा रखा जाता है, इसलिए मैंने बुरा ना मनाया, मगर मुझे जरा तामल सा हो रहा था। मैंने एक नजर उसका जायजा लिया। वो सांवली रंगत की मगर खासी कबूल सूरत औरत थी। उम्र यही कोई 45-40 के लगभग थी। अड़ी सोचती क्या है छोकरी, फिक्र ना कर, मैं तुझे मक्खन और जवारी अड़ी सोचती क्या है छोकरी, फिक्र ना कर, मैं तुझे मक्खन और जवार की रोटी से नाश्ता भी कराऊंगी और बकरे के दूध की गर्मा गर्म चाय भी पिलाऊंगी। उसने मुझे तजब्जब में मुबतला देकर करारी आवाज में कहा तो उसके देहाती लबो लहजे पर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। उस बेचारी को टालने का मेरा जी ना चाहा। मैंने आगे बढ़कर लूसन के चारे का बड़ा सा गट्ठर उठाने में उसकी मदद करते हुए उसके सर पर रखा और फिर पानी का घड़ा उठाकर चल पड़ी। अब हम दोनों अपने अपने हिस्से का बोझ उठाए आगे पीछे चलने लगे। मैं उसके अकब में चली जा रही थी। पानी से भरा हुआ घड़ा खासा बड़ा और भारी भी था। बहरतौर मैं उसके अकब में अपने सर पर घड़ा उठाए खामोशी से चली जा रही थी। जल्दी मुझे उस खराट औरत की गलत बयानी पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसके घर का फासला खासा तवील होता जा रहा था। हालांकि उसने मुझसे यही कहा था कि उसकी झोंपड़ी ज्यादा दूर नहीं थी, मगर यहाँ तो ये फासला शैतान की आंत की तरह दराज होता जा रहा था। वो खासी तवाना औरत थी और बड़ा सा लूसन के चारे का गट्ठर उठाए बड़े आराम से चली जा रही थी, जबकि उसके अकब में चलते हुए मेरा थकन से बुरा हाल होने लगा था। मेरा सारा वजूद सर्दियों के बावजूद पसीने पसीने हो रहा था। मुझे इस बात पर हैरत भी हो रही थी कि इस खराट औरत की झोंपड़ी गोट के घरों से अलग थलग मुकाम पर क्यों थी। बहरतौर अब तो ये औरत किसी वैरान जजीरे की बला की तरह मेरे गले पड़ चुकी थी, इसलिए उसे भुगतना तो था ही। खुदरू झाड़ीदार मैदान के आखिरी सिरे पर मुझे भूसे और गारे मट्टी से लिपी हुई कच्ची दीवारों वाली एक झोंपड़ी नजर आई। दरवाजे पर बोसीदा सारली का टाट झूल रहा था। वो बेधड़क गट्ठर उठाए अंदर दाखिल हो गई। मैंने भी सुकून का सांस लिया और उसके अकब में अंदर दाखिल हो गई। मुख्तसर से सेन के कोने में वो औरत लूसन का गट्ठर रख चुकी थी। फिर उसने मेरे सर से घड़ा उतारने में मदद की। मैं पसीने पसीने होकर हाँप रही थी। सामने सिर्फ एक तंग और तारीक सी कोठरी नजर आ रही थी। पोसीदा सेन के कोने पर एक बकरी बंधी हुई थी। उसका एक मेमना भी मौजूद था। मुझे लगा ये औरत बेचारी अकेली रहती थी, इसका दुनिया में और कोई ना था। अच्छा मासी, अब मैं चलती हूँ। जरा सांस लेने के बाद मैंने कहा तो वो औरत बोली, अड़ी छोकरी जल्दी किस बात की है, तू थक गई होगी, बैठ जरा, मैं तुझे जवार और मक्खन की रोटी देती हूँ, फिर बकरी के दूध की चाय पीकर चली जाना। उसने अपने मखसूस पाटदार लहजे में कहा, फिर वस्त में बिछी एक छलंगा सी चारपाई पर मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे दिल ना चाहते हुए भी उस औरत की बात मानने पर मजबूर हो गया। वो रसोई में चली गई। मुझे प्यास महसूस हुई। मैंने जस के एक टेढ़े बेड़े कटोरे में घड़े के अंदर हाथ डालकर गिलास भरा और पानी पीकर दोबारा चारपाई पर आकर बैठ गई। मेरी निगाहें बार बार छप्पर नुमा फौंस के साइबान तले इस तंगो तारीख कोठी की खाली चौखट पर जमी हुई थी। अचानक मुझे यूं लगा जैसे अंदर कोई मौजूद था। उसी लम्हे मुझे मुख्तसर सी तारीख चौखट से धुएं के मरगोले रक्स करते दिखाई दिए और उसी वक्त अंदर कोई खांसने लगा। ये मर्दाना आवाज थी। कोई अंदर बैठा बीड़ी पी रहा था। एक मर्द की अंदर मौजूदगी का एहसास होते ही मैं बेचैन सी होगी। ठीक उसी वक्त वो औरत हाथ में एक बड़ा सा छाबा उठाए रसोई से नमूदार हुई। उसके दूसरे हाथ में चाय का मैला कुचैला प्याला भी था जिसमें से धुआं उठ रहा था। अंदर कोठरी से खांसने की आवाज अब नहीं आ रही थी। उस औरत ने शायद मेरे चेहरे की बेचैनी ताड़ ली थी।
लिहाजा मेरे आगे रोटी का छापा और चाय का प्याला रखते हुए अपने सामने चेहरे पर पुरस्कार बड़ी मुस्कुराहट बखेरते हुए अजीब से लहजे में बोली, क्या परेशानी होगी? मासी अंदर कौन है? क्या तेरा मर्द है? मैंने पूछा तो उसके सामने और भरे पूरे चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर बेदो भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ ऐसा ही समझ ले। मैं उसकी इस अजीब से लहजे पर उलझन में मुब्तला हो गई। चल मानी टुक्कर तू खा, मैं आती हूँ अभी, उसने कहा और फिर दोबारा रसोई में चली गई और वहां से रोटी का एक छाबड़ उठाया और अंदर कोठरी में चली गई। मैंने अपने छाबे की तरफ देखा, ज्वार की मक्खन से चिपड़ी गर्मा गर्म रोटी से भाप उठ रही थी। मैंने चारों नाचार 3 लुकमे खल्क से उतारे और चाय का प्याला उठाकर जल्दी जल्दी चुस्कियां लेने लगी। मेरी निगाहें जाने क्यों अंदर कोठरी में मरकूज कुछ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इतने में वो औरत बाहर निकली और वहीं खड़े खड़े मुझे मुखातिब करके बोली, डी छोकरी, मेरा मर्द बाहर आ रहा है, मुंह हाथ धोएगा। वैसे तो वो गरीब बंदा है, पर तू अगर चाहे तो पर्दा कर ले, जरा तेरी मर्जी। उसकी बात सुनकर जाने क्यों मेरे दिल के अमीग गोशे में जमाका सा हुआ। उसका शोहर अंधा था। मैंने उलझे हुए अंदाज में सोचा और फिर मेरे जी में जाने क्या समाई कि मैं पर्दा किए बगैर यूं ही कोठरी की चौखट पर अपनी दम बखुद निगाहें मरकूज रखी। वो औरत अंदर जा चुकी थी। फिर वो एक नौजवान और नाबीना शख्स को सहारा देकर बाहर निकली तो यकलख्त जैसे मैं सुन होकर रह गई। उस नाबीना नौजवान को देखकर मेरे दिलो दिमाग में साई साई होने लगी। मेरे वजूद की जैसे सारी हिस्सियात निगाहों में समट आई और गोया मैं एक मंजिर में बुत बनी खो सी गई। एक लम्हे को तो मेरा दिल धड़कना भूल गया और फरते जोश और जज्बात तले मुझ पर हल्की सी कपकपी तारी हो गई। मुझे अपनी फटी फटी आंखों पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सितम रसीदा तकदीर क्या इस तरह भी मुझ पर कभी मेहरबान हो सकती है और क्या न होनी इसी तरह भी अचानक ज़हूर पजीर हो सकती है। क्या मजबूर और तरसी हुई निगाहों की प्यास यूं भी सैराब होने लगती है। हे मेरे मौला साईं, मेरे रब साईं, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे दिल में करासी उभरी, मेरे मौला मुझे हिम्मत दे, मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं ये मंदिर देखने की ताब रख सकूं। कहीं मेरा दिल फट ना जाए, अपनी मोहब्बत को इस तरह अचानक और गैर यकीनी हालात में देखकर खुशी से फट ना जाए। बेइख्तियार मेरी आंखों में करब और खुशी के बिले जुले आंसू उमड़ पड़े। मेरे अंदर जज्बात अंगेज हलचल जारी थी और हवास बेकाबू हुए जा रहे थे। वो नाबीना नौजवान मोहम्मद प्रेल था, मेरा प्रेल, मेरा महबूब, मेरे सर का साईं प्रेल। वो औरत जो बिलाशुबा माई मुख्तारा ही थी। मेरे खार खार वजूद के अंदर उठने वाले तूफान और आंधियों से बेखबर वो प्रेल को सहारा देती हुई सेहन के एक कोने में ले गई जिधर फौंस की आड़ सी बनी हुई थी और वहीं मुंह हाथ धोने का सामान मौजूद था। मेरे जी में आई कि मैं एकदम उठूं और लपक कर अपनी मोहब्बत अपने महबूब शोहर मोहम्मद प्रेल से जाकर लिपट जाऊं। मगर फिर फौरन ही दिमाग ने मुझे ऐसी जज्बात अंगेज जल्दबाजी से रोका तो मेरे हवास मामूल पर आने लगे। मैंने सबसे पहले जल्दी जल्दी अपनी आंखों से आंसू पूछे और दिल में इस बात का शुक्र अदा किया कि कम वक्त माई मुख्तारों को मेरी दीदनी हद तक गैर होती हालत का अंदाजा अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर इस खाक औरत को जरा सा भी मुझ पर शक हो जाता कि उसने मुझे यहाँ लाकर खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है तो मुझे फिर एक लम्हा भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। यूं तो मुझे इस औरत पर काबू पाना चंदा मुश्किल ना था, क्योंकि इसकी हकीकत खुलते ही मेरे अंदर उसके लिए रकाबत और गैज का ज्वाला सा उबल रहा था। इसने मेरे वजूद में इस कदर कुव्वत भर दी थी कि मैं इस औरत को प्रेल को छीनने की ऐसी सजा देती कि सारी उम्र फिर किसी पराये मर्द को अपनी मलकियत बनाने का ख्याल भी दिल में ना लाती। लेकिन मेरे अंदर अपने और प्रेल के ताल्लुक की खातिर से मुतल्लक जो खदशात मेरे बेगैरत और खुदगर्ज भाई साईं दाद ने भर दिए थे, मैं भी उसकी तस्दीक करना चाहती थी कि क्या वाकई प्रेल ने मुझे तलाक दे दी थी या फिर ये सारी साजिशें मेरे भाई साईं दाद की थी। अगरचे मुझे इस बात का पहले ही से यकीन था कि हालात चाहे जैसे भी हों प्रेल कभी भी मुझे तलाक नहीं दे सकता, मगर यह भी एक तलख हकीकत थी कि मेरे और प्रेल के बीच बाज ऐसे सर्दो बेमहर हालात भी पैदा हुए थे कि हमारी अनमिट मोहब्बत के दरमियान कभी ना खत्म होने वाले तवील फासले खायल हो गए थे। मैं जानती थी कि माई मुख्तारा अगरचे मेरे नाम से तो जरूर वाकिफ थी, मगर उसने मेरी सूरत अब तक नहीं देखी थी, बल्कि हकीकत ये थी कि मेरा सामना भी माई मुख्तारा से आज ही अचानक हुआ था। अलबत्ता बेचारा प्रेल तो वैसे ही मुझे देखने से कासर था, लेकिन अगर वो मेरी आवाज सुन लेता तो मुझे फौरन पहचान लेने में देर ना लगाता। मैं बस रोटी खाने और चाय पीने में मगन थी, मगर मेरे अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई थी और दिल बेतरह अंदाज में धड़क रहा था। एक पकड़ धकड़ सी थी जो मेरे दिमाग में जारी थी। मैं अब इत्मीनान और सब्र और तहम्मुल के साथ एक पुरसोच ताने बाने में गर्क सी थी। ताम ये बात तय थी कि मैं अब किसी भी सूरत प्रेल को दोबारा खोना नहीं चाहती थी। इसी दौरान में माई मुख्तारा प्रेल को सहारा देते हुए वापस अंदर कोठी की तरफ ले जाने लगी। मेरी निगाहें मोहम्मद प्रेल पर जमी हुई थी। अब मैं जरा गहरी नजरों से उसका जायजा ले रही थी। वो बेचारा पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था। चेहरे पर जैसे अजली सोगवारी सी खंड कर रह गई थी। वो खुद से बिल्कुल बेगाना नजर आ रहा था। हम उसकी सफाई सुथराई में यकीनन माई मुख्तारा का दखल था।
उसने उसे साफ सुथरा बना रखा था, वरना प्रैल के चेहरे पर खड़ी हुई मायूसी और करबनाक तासरात से तो यही नजर आता था कि उसे किसी बात का होश ही ना था। मैं चाय वगैरह से फारिग होकर माई मुख्तारों को पटाने के बारे में गौर करने लगी। इसी दौरान में वो कोठी से बाहर आकर रसोई में गई और चाय का प्याला हाथ में लेकर चारपाई पर बैठ गई। मैंने देखा वो गौर से मेरे चेहरे को घूरे जा रही थी। फिर वो अजीब मानी खेज अंदाज में मुझसे मुस्कुराते हुए बेतकल्फी से बोली, क्यों डी, कैसा लगा मेरा मर्द, सोना है ना? उसकी बात पर मेरे तन बदन में आग सी भड़क उठी और दिल में उस पर लानत मुलामत करते हुए बज़ाहिर मैं भी उसी बेतकल्फी से जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, हाँ है तो खूबसूरत जवान, पर एक बात तो बता, क्या तूने वाकई से शादी कर रखी है? ये पूछते हुए मैंने बगौर उसके चेहरे पर अपनी बामती हुई निगाहें मरकूज कर दी। मैंने देखा मेरी इस इफ्तार पर एक लम्हे को तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, मगर फिर वो चाय की चुस्की लेकर बोली, तू इसे झूठ बोलने को जी नहीं करता, मगर शायद तू इसे कुछ समझा सके, सुन बताती हूँ। उसने ये कहकर चाय की एक और गर्मा गर्म चुस्की भरी और मेरा दिल बेतरह धड़कने लगा। अभी मैंने इससे शादी नहीं की, मैं तो तैयार हूँ, पर ये अभी नहीं मानता। कहता है पहले मैं अपनी पहली बीवी कुंजा से एक आखिरी बार मिल लूं, फिर वो मुझसे शादी कर लेगा। इसकी बात सुनकर मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई और मैं बमुश्किल अपने उबाल पर काबू पाते हुए चालाकी से बोली, तो क्या ये शादीशुदा है? पर इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ दिया? वो कमबख्त इससे तलाक लेना चाहती है, उसे इस बेचारे से नफरत हो गई है। माई मुख्तारा ने मुंह बसोर कर कहा। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया और दुख की एक करब अंगेज लहर मेरे दरमांदा वजूद में अंदर तक सराइत कर गई। तो फिर ये उसे तलाक क्यों नहीं दे देता? मैंने बज़ाहिर आम से लहजे में पूछा तो वो बोली, ये अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, पर उस बदबख्त ने इसकी मोहब्बत की कदर ना की। अब ये कहता है मैं खुद कुंजा से एक बार मिलकर उससे पूछ लूं कि अब वो भी उससे तलाक लेना चाहती है। तो फिर मैंने किसी कदर बेचैनी से पूछा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बगौर मुझे घूरती हुई पुरतशवीश लहजे में बोली, क्यों डी, तुझे क्या है? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तू ही कुंजा हो इसकी बीवी। उसकी बात पर मैं दहल गई, मगर फिर दूसरे ही लम्हे मैं अपना सर झटकती हुई हंसी। उसकी बात उड़ाकर दानिस्ता कदरे शर्माते हुए बोली, तू कैसी बात करती है मासी, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। मेरे लुजाते और शर्माने पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी और बोली, तो फिर क्या? मैंने तो इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर ये उससे मिले बगैर उसे तलाक देने पर रजामंद नहीं। इसकी बात पर मेरे सीने पर से जैसे एक बोझ उतर गया और मैं सोचने लगी कि साईं दाद ने वाकई मुझसे झूठ बोला था कि प्रैल ने मुझसे मायूस होकर मेरी गैर मौजूदगी में मुझे तलाक दे डाली थी। इसका मतलब था कि साईं दाद ने मुझे जो तलाकनामा दिखाया था वो जाली और झूठा था। तब मैंने किसी ख्याल के तहत उसे कुरीदते हुए पूछा, तो फिर क्या इसने अपनी बीवी कुंजा को तलाश करने की कोशिश नहीं की? तू खुद भी इसे इसकी बीवी से मिला सकती थी ताकि कुंजा से मिलकर जल्द अज जल्द उसे तलाक दे डाले, ताकि तेरा काम भी बाद में आसान हो सके। मेरे सवाल पर माई मुख्तारा ने अजीब से गू लहजे में जवाबन कहा, मैं तो चाहती हूँ, पर अब पता नहीं ये क्यों अपनी बीवी का सामना करने से कतरा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये उसे तलाक ही नहीं देना चाहता। मैंने उसकी बात सुनकर अपने दिल में नफरत और रकाबत की आग को बमुश्किल दबाते हुए दिल ही दिल में माई मुख्तारा पर एक बार फिर लानत भेजी और अपने लहजे में मासूमाना हैरत समोते हुए पूछा, अगर ये अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता तो फिर तू क्यों इसके पीछे पड़ी है? न चाहते हुए भी मेरे लहजे में हल्की सी तेजी आ गई, जिसे वो गाग औरत भांप कर एक बार फिर तेज सनसनाती नजरों से मुझे घूर कर बोली, तुझे उससे क्या छोकरी होगी ना आशिक मेरे मर्द पर, चल उठ भाग यहाँ से चल। उसके नफरत अंगेज दुरुस्त लहजे पर जैसे मेरी रगों में खून खोलने लगा, मगर माई मुख्तारा भी खत्ते से उखड़ गई थी। चाय का प्याला नीचे रखते हुए उठी और मुझे बाजू से पकड़कर चारपाई से खड़ा कर दिया। वो मुझे घसीट कर दरवाजे से बाहर निकालने लगी तो जब तक अंदर का ख्वाबीदा आतिफ हिशाम फटने के करीब हो गया। लिहाजा मैंने एक जोरदार झटके से अपना बाजू छुड़ाया और फिर लावा उगलती नजरों से उसे घूरती हुई नफरत भरे लहजे में बोली, जलील कुतिया, तूने आईने में खुद को देखा है? तू तो इस बेचारे लड़के की माँ के बराबर लगती है। मेरे शोला फिशान लहजे और जहरीले अल्फाज पर बाई मुख्तारा एक लम्हे को अपनी जगह बुत बनी रह गई और फटी फटी नजरों से मेरे चेहरे को तकने लगी। तू कौन है? उसने मेरी तरफ देखते हुए बुखला कर पूछा। मैं इसकी बीवी कुंजा हूँ और ये मेरा महबूब शोहर मोहम्मद प्रैल है। मेरे फरते जज्बात तले जोर से चिल्ला कर कहा तो माई मुख्तारा के सर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। फिर उसी लम्हे मैंने देखा अंदर कोठरी से मोहम्मद प्रैल नमूदार हुआ। उसके दोनों हाथ टटोलने के अंदाज में आगे को उठे हुए थे और उसके बेनूर चेहरे पर हैरत और खुशी के तासरात तारी थे। उसने शायद मेरी आवाज सुन ली थी। कुंजा, मेरी कुंजा, ये तो है मेरी कुंजा। अचानक प्रैल ने तंगो तारीख कोठरी की चौखट पार करते हुए बेपाया खुशी से लरजती आवाज में कहा। उसी वक्त उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर गया। मेरा दिल उसकी बेबसी और माजूरी पर कट कर रह गया। मैं बेइख्तियार प्रैल पुकारती हुई उसे संभालने को लपकी तो अचानक बाई मुख्तारा बिपरी हुई नागन की तरह मेरे सामने आ गई। मैं उस कमीनी और फाशा औरत पर पहले ही से उधार खाए बैठी थी।
उसे अपनी राह में हायल देकर मेरी रगों में जुनूनाना ताकत सी दौड़ गई और फिर मैंने उसे पूरी कुव्वत से परे धकेला। उसे अपनी राह में हायल देखकर मेरी रगों में जुनूनाना ताकत सी दौड़ गई थी। वो चीखती हुई चारपाई पर जा पड़ी और मैंने आगे बढ़कर अपने प्रेल को थाम लिया। मेरा लम्स महसूस करते ही जैसे वो जी उठा और उसने भी अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। और यही नहीं, वो मेरे नरमो नाजुक हाथ को पकड़कर वारफताना अंदाज में चूमने लगा। उसके वजूद में बला की जज्बात अंगेज लर्जश थी कि कूंजा, मेरी कूंजा, तो तूने मुझे माफ कर दिया मुझे। उसकी मुर्ताइश आवाज में सदियों की प्यास शामिल थी। उसके दिल की गहराइयों से अदा किए हुए एक एक लफ्ज पर मैं शदीद तड़प उठी। मैंने भी वफूरे जज्बात से उसके दोनों हाथों को चूमते हुए लरजती आवाज में शिद्दत से बेकरारी से कहा, हाँ हाँ मेरे प्रेल, मेरे महबूब, मैंने तुझे माफ कर दिया, पर तू मुझसे दूर क्यों हो गया था। मैंने जैसे रोते हुए शिकवा किया, मगर अभी प्रेल को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो बेचैनी से बोला, तू अब मुझसे तलाक तो नहीं मांगेगी ना। नहीं नहीं मेरे महबूब, मेरे सर के साईं। मैं जैसे जी जान से चीख उठी और फिर प्रेल ने मुझे अपने दोनों बाजुओं के हल्के में लेकर यूं भींच लिया कि मैं भी उससे लिपट गई। हम दोनों बहम एक दूसरे से पैवस्त हो गए। फिर हम दोनों एक दूसरे को प्यासी नजरों से आलमे महवियत से तकने लगे। हम दोनों आंखों ही आंखों में जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। मिलन की सातों के बाद प्रेल ने मुर्तइश लहजे में पूछा, कूंजा तू कहाँ गई? क्या मुझे भूल गई थी? मैं तड़प कर बोली, नहीं मेरे प्रेल, मैं भला तुझे कैसे भूल सकती हूँ। ये सारी तकरार, मेरी जुस्तजू सब तुम्हारे लिए ही तो थी। हम फिर दोनों गिरदो पेश से बेखबर निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे की प्यास बुझाते रहे। फिर जब एक बहाव की कैफियत कदरे कम हुई तो होश होकर ने बंद बांधे अकलो शऊर ने पूरी फिक्र और फरार से निपटने के लिए दिल नादां को बाइल बासोच किया। तो जैसे मुझे किसी ने प्रेल से फूल की तरह बेदर्दी से नोचा। ये मुर्दार माई मुख्तारा थी जो जाने किस तरह अब तक सब्र किए बैठी थी। इस बार उसने मुसम्मम इरादे के साथ मुझ पर हमला किया था और मुझे अपने दोनों हाथों से पकड़कर प्रेल से दूर खींच दिया था। मगर मैंने भी संभलते ही अपने दाएं हाथ का एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मुख्तारा, ये तू क्या कर रही है? ये मेरी बीवी कूंजा है। प्रेल ने परेशान होकर मुख्तारा को उसको इस हरकत से रोकने की कोशिश की, मगर मैंने देखा मुख्तारा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मेरी जवाबी कार्रवाई ने उसके शायद होश ठिकाने लगा दिए थे और इस बार वो प्रेल से भी दुरुस्त लहजे में बोली, क्यों रे, अब तू क्यों बदल गया? तू तो कहता था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, तो फिर अब तू क्यों नहीं देता इसे तलाक? बकवास बंद कर। मैं उसकी बात पर गुस्से से फट पड़ी। तू कौन होती है हमारे बीच बोलने वाली? अपनी औकात देखी है तूने कि कूंजा इसे कुछ मत कह, मैं इसे समझाता हूँ। अचानक प्रेल ने मुझे रोका और फिर माई मुख्तारा से मुखातिब होकर बोला, मुख्तारा देख, तू झूठ मत बोल। मैंने कभी तुझसे कूंजा को तलाक देने का नहीं कहा था। मैं तो समझता था कि कूंजा अब तक मुझसे नफरत करती होगी और मैं इसके पास नहीं जाना चाहता था कि कहीं ये मुझसे नफरत की वजह से फिर तलाक का मुतालबा ना कर ले, क्योंकि मैंने इसकी जिद के आगे मजबूर होकर इससे ये वादा किया था कि जब ये देखने के काबिल हो जाएगी तो तब ये मुझसे तलाक का मुतालबा करेगी। तो बस प्रेल, बस अब तो तुझे पता चल गया ना कि मेरा दिल तुझसे साफ हो गया है। फिर ये बात दोबारा जबान पर मत ला, पर मुझे तकलीफ होती है। मैंने फौरन उसकी बात काट कर रोंदे हुए लहजे में कहा, नहीं कूंजा, मुझे तो तुझसे मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि तूने न सिर्फ मुझे माफ कर दिया बल्कि मेरे लिए अब भी तेरे दिल में वैसी ही मोहब्बत है जो शादी से पहले थी। मैं बेइख्तियार आगे बढ़कर प्रेल से जा लिपटी और फरते जज्बात से अटल लहजे में बोली, हाँ मैंने सब कुछ भुला दिया है, अब तू भी इस बात को मत दोहरा। इधर मुख्तारा के सीने पर हसद के सांप लूट रहे थे। वो जलती सुलगती निगाहों से प्रेल को मुखातिब करके नफरत भरे लहजे में बोली, प्रेल, लेकिन तूने मुझसे भी वादा किया था कि तू गलत कह रही है। प्रेल ने इस बार सख्त लहजे में उसकी बात काट कर सरजंश की। मैंने तुझसे महज इतना कहा था कि अगर कूंजा चाहेगी तो तब। प्रेल ने अचानक अपना जुमला अधूरा छोड़ा और फिर जरा नरम लहजे में उसे समझाते हुए दोबारा बोला, देख मुख्तारा, मैं तेरी भी इज्जत करता हूँ। तेरे ये मुझ पर एहसान है कि तुमने मुझ नाबीना को दर बदर की ठोकरें खाने से बचाते हुए अपने पास बना दी और इसकी पादाश में तू भी दर बदर की ठोकरें खाने लगी और बस्ती से तुझे बाहर निकाल दिया गया। तो फिर तो इसका सिला तू मुझे ये दे रहा है? अचानक मुख्तारा ने अपना लहजा बदलकर मक्काराना अंदाज में कहा, हालांकि तूने मुझसे शादी का वादा किया था, अब क्यों धोखा दे रहा है मुझे? मैंने तुझसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था मुख्तारा, ये झूठ मत बोल। प्रेल ने नफी में सारी लाते हुए इनकार किया। इस बार मैंने माई मुख्तारा को मुखातिब करके नफरत अंगेज लहजे में कहा, तूने अगर मेरे शोर पर एहसान किया है तो इसमें खुद तेरा भी मतलब था। तू इससे शादी की आस लगाए बैठी थी और तूने इस बेचारे की मजबूरी से खेलने की कोशिश की। तो ये बात अच्छी तरह जानती है कि ये शादीशुदा है। तेरा एहसान तो तब माना जाता जब तू इसे मुझसे मिलने रही थी, मगर जब ये मालूम हुआ कि मैं अब अपने शोर प्रेल को माफ कर चुकी हूँ तो तूने संगदिली का मुजाहरा करते हुए अचानक चालाकी शुरू कर दी। और तू वो बात भूल चुकी है जब तू इसे लेकर वहाँ से भाग निकली थी। जब बलक शेर के आदमी तुझे तलाश करते हुए मासी के घर आए थे, वहीं तुझे इस हकीकत का इल्म हो चुका था
मगर तू इसे लेकर खामोशी से उस रात निकल भागी। मुझे पूरा यकीन है कि तूने प्रैल को ये हकीकत भी नहीं बताई होगी। जब बलक शेर के आदमी तेरे पास आए थे और उन्होंने ये बात तुझे बताई थी कि मैंने प्रैल को माफ कर दिया है। मेरी तमाम गुफ्तगू सुनकर प्रैल चौंक कर बाई मुख्तारा से बोला, मुख्तारा तूने वाकई मुझसे उस रात झूठ बोला था कि कुंजा मुझे इसलिए तलाश करती हुई वहां तक आ गई थी कि वो मुझसे मिलकर मुझसे एक बार फिर तलाक का मुतालबा करना चाहती है। ये कहकर प्रैल मुझे मुखातिब करते हुए बोला, कुंजा ये हकीकत है कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि तुम मुझे तलाश करने मासी हफीजा के घर तक आ गई हो तो मुख्तारा ने मुझे ये कहकर तुझसे मुलाकात करने से रोक दिया था कि तू मुझसे मिलकर दोबारा तलाक का मुतालबा करेगी, वरना कुंजा मैं तुझसे जरूर मुलाकात करता। हाँ मेरे प्रैल, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ तेरी मजबूरी, मैंने तड़प कर कहा। फिर मैं मुख्तारा से बोली, मुख्तारा अब तो तुझे मालूम हो गया ना कि मेरे और प्रैल के बीच मियाँ बीवी से भी बढ़कर रिश्ता है, और वो ये कि आशिक और महबूबा की मोहब्बत का। यूं तो तुझे अपने इस इखलाकी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, मगर मैं तुझे माफ करती हूँ। ये कहकर मैंने प्रैल से मोहब्बत पाश लहजे में कहा, चल प्रैल मेरे साथ, अब हमको दुनिया की कोई ताकत एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। हाँ कुंजा चलो, मैं भी अब एक पल तेरे बगैर नहीं रह सकता, प्रैल ने कहा। इधर मुख्तारा का सांवला चेहरा हंसतो रकाबत की आग से मजीद स्याह और मकरू पड़ गया। फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो यकदम कोठरी की तरफ भागी। मेरा दिल उसकी सजीब हरकत पर यक बार की जोर से धड़क उठा। उसी लम्हे एक धमकी अमेज सर्द आवाज मेरी समात में सरसराई, खैरदब अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। मैंने बड़ी शराफत से दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैं समझा मैं उसके ड्रावे में आ गया हूँ। बरामदे की पेशानी पर एक बल्ब रोशन था, तब मेरे अकम में खोने के बायस गन बरदार मेरा चेहरा नहीं देख सकता था, जिसका मतलब था वो वजदान की हैसियत से फौरी तौर पर मुझे पहचान ना पाता, और अज़ां बाद मैं उसे ऐसी कोई मोहलत देने के मूड में नहीं था।